रिसेशन को देखते हुए हमारे बाज़ारों में भी जो है 10 ग्राम सोने की कीमत और 1 लाख को पार कर गई है कंफर्टेबली, और उसके ऊपर ही टिकी हुई है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी सोने के दाम कम नहीं हो रहे और बढ़ते ही जा रहे हैं। सिल्वर में भी काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम जो है हमको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में देखने को मिला। चलिए अब कुछ स्टॉक्स देखते हैं जो सोने से जुड़े हैं। टाइटन जैसी कंपनी आज डे हाई पे इस समय कामकाज कर रही है, करीबन 2% यानी कि 2 परसेंटेज पॉइंट्स का यहाँ पे इजाफा देखने को मिल रहा है। अब जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज होती है उनको ज़्यादा गोल्ड का जब दाम बढ़ते हैं तो वो उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव होता है। आप मन्नापुरम को देखिएगा, आप मुथूट फाइनेंस को देखिएगा, दोनों ही स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है हमको कल के बाजार में भी देखने को मिला और आज भी दोनों ही स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। सो मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम, टाइटन, इनमें से कुछ पसंद है? बिल्कुल पसंद है मैम। पहले मैं एक चीज याद दिला दूं, पहले बोले शो पे नंबर की तरह डॉक्टर साहब का फोन है, वही हाथ वाले। मैडम एक चीज याद दिला दूं, पहले आपने गोल्ड सिल्वर का जिक्र किया। आपको याद होगा जब फूफा जी ने पहला बम फोड़ा था अप्रैल फर्स्ट वीक में, तो एकदम सिल्वर डिप मारा था 88 रुपीज पे। सिल्वर 20 मैंने बाई दिया था, सिल्वर का ETF। मैंने मना किया था कि आप MCX में जाके फ्यूचर ऑप्शन नहीं करेंगे, आप केवल सिल्वर 20 88 रुपए में बाई करके रखेंगे। 120 रुपए 125 रुपए का टारगेट आएगा। 3 दिन से 118 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको आप यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि आप पकड़िए वहां से अभी निकला है कितना, आज का सेशन भी पकड़ लें तो 99 दिन हुए हैं और 35% का रिटर्न मिल रहा है, यानी 6 पंचे 30 6 चक्कर 6 साल की FD का रिटर्न आपको 99 दिन में मिल रहा है। दूसरा आपने गोल्ड की बात की, गोल्ड का मैं बता दूं, अगर आप गोल्ड इंटरनेशनल चार्ट लगाएंगे वीकली तो ये तीसरे बेस का ब्रेकआउट है। पहले बेस का ब्रेकआउट 2684 पे बना था, फिर 2930 तक गया था, 2930 पे बेस बनाया था। गोल्ड वहां से सीधा ऑल टाइम हाई इसने लगाया था 3595, और अभी ये हो गया 3 6 9 12 15 18 19 20 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया है गोल्ड में $3517 पे। मैं गोल्ड फ्यूचर्स बता रहा हूँ, GC1 के नाम से आता है कॉमेक्स पे। 3500 रुपए पे ब्रेकआउट है और इसका टारगेट बनता है 3800 रुपए कम से कम। और ये चीज ज्यादा ध्यान देने लायक है कि थर्ड बेस से जब ब्रेकआउट आता है तो या तो रैली करके फोर्थ बेस बनाता है, या फिर मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक थर्ड बेस के बाद वर्टिकल अपमूव देके बाइंग क्लाइमेक्स करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी $3800 तक तो गोल्ड जा रहा है, तो ये गोल्ड फाइनेंस और ये गोल्ड रिलेटेड जितनी कंपनियां हैं इनमें थोड़ा बहुत तो तेजी बनी रहेगी। $3602 के आसपास है, यहाँ से 3800 3850 तो आराम से आना चाहिए। तो आप सिल्वर 20 को आप चाहें तो गोल्ड 20 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं टाइटन पे। टाइटन पे आपको याद होगा बिजनेस अपडेट की वजह से इसने एक दिन गैप डाउन ओपनिंग दी थी 8 जुलाई को, और आप ही के शो में 5 अगस्त 2025 ट्यूसडे वाले शो में हमने डिस्कस किया था कि ऊपर से गिरा है 3572 का जो स्विंग लो है वीकली, उसको स्वीप कर दिया है, यानी खराब न्यूज दिखा के वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट कर दिया है। अब ये स्टॉक उस दिन था 3430 रुपए। तब अपन ने डिस्कस किया था कि जो ऑल टाइम हाई है 3800 3820 वाला, वो आराम से आ जाएगा, जैसे ऑटो स्टॉक्स में आ गए, इसमें आराम से आ जाएगा। और वहां पे प्रॉफिट बुक नहीं करना है, क्योंकि इतने बड़े बेस के बाद ये कम से कम 10% का एक्सटेंशन तो ऑल टाइम हाई से देगा। तो 3800 पे 380 रुपए और जोड़िए, 400 जोड़ लीजिए, 4200 रुपए जा रहा है टाइटन। बिल्कुल छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो, ट्रेडर हैं तो 3800 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, वहां पे नया मतलब थोड़ा कंसोलिडेशन बनाएगा नेक्स्ट राउंड चलने के लिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बॉक्स लो से हम बताते आ रहे हैं लगभग 3000 रुपए के आसपास से कि ये 4200 रुपए जा रहा है। और मुथूट फाइनेंस आज भी करीबन 3% ऊपर है, 2772 का स्तर। मुथूट फाइनेंस मेरे को मैम इसलिए नहीं मतलब अभी आज मेरे को पसंद आ रहा है, क्योंकि मेरे को याद है ये वाला आपके थर्सडे वाले शो में, फ्राइडे वाले शो में हमने डिस्कस किया था 5 जून के आसपास कि 78 डेज का बेस ब्रेकआउट है 2277 पे, 2700 रुपए तक जाएगा। 2700 पहुंच के नया बेस बनाया है जिसमें वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं था, इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम। तो ब्रेकआउट आया जरूर है 2700 पे, लेकिन सामने टाइटन में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है, स्ट्रक्चर अच्छा है और केवल थर्ड बेस है, इसलिए मैं टाइटन सेलेक्ट करके मुथूट को छोड़ दे रहा हूं। अगर आप प्ले कर भी रहे हैं तो मान लीजिए 2900 तक जा सकता है, बट एनी डे टाइटन बहुत बेहतरीन है कंपेयर टू मुथूट।
मतलब 19-20 का नहीं, 10 और 30 का अंतर है। तो जब इतना बड़ा डिफरेंस है तो एनी डे में टाइटन सेलेक्ट करूंगा। जी, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स एक स्टॉक है जिसमें काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम हमने देखा। एक महीने में करीबन 70% का इजाफा स्टॉक देख चुका है। अब इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? देखिए, एटीआर एक्सटेंशन कैंडल कल भी बनी थी, आज भी एटीआर एक्सटेंशन कैंडल बनी है और 25 दिन में 88.77% चल चुका है। अब मेरे हिसाब से मैं 3 दिन से बोल रहा हूं कि डे लो का स्टॉप लॉस ले लीजिए, अगर कटे तो निकलिए और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कीजिए। तो कल मैंने स्टॉप लॉस लास्ट जो अपडेट किया था वो था 265 रुपए 25 पैसे। आज मैं उस स्टॉप लॉस को और अपडेट कर रहा हूं 286 रुपए और ये क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस नहीं है, इंट्राडे 285 पकड़ लीजिए, 86 का लो है। 285 टूटे तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर देना है, नहीं तो जब तक मोमेंटम आ रहा है इसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए। ये ध्यान में रखते हुए कि आज सेकेंड डे है जहां पे एटीआर एक्सटेंशन कैंडल आ रहा है। बीएससी आपको याद है 3000 पे एटीआर एक्सटेंशन कैंडल बनी थी, पुल बैक करते हुए 2300 रुपए के नीचे 2300 के आसपास आ गया है। तो 285 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस लेना है क्योंकि एटीआर एक्सटेंशन 2 कैंडल आ गई है। और 2 अन्य स्टॉक्स जो काफ़ी अच्छे एक मोमेंटम में है वो है सीजी पावर, जहां एक अच्छा रुझान हमको देखने को मिला सेमीकंडक्टर की खबरों के बीच ये स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। और दूसरा स्टॉक जो है वो है ओला इलेक्ट्रिक। कल भी एक अच्छा 65 तक तो गया था, वहां से नीचे आया, हल्का हुआ, आज फिर एक मोमेंटम में है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू, सीजी पावर एंड ओला इलेक्ट्रिक। देखिए, ओला इलेक्ट्रिक आपको याद होगा 40 रुपए पे मैंने अपना व्यू ड्रॉप कर दिया था, 10 रुपए वाला 110 रुपए से जो बना था, तो 110 रुपए से 40 रुपए तक आ गया। वहां से जब रिवर्सल बना था 597% वॉल्यूम राइज से 14 जुलाई को, और जब ये टूटा था 48.9 ट्यूसडे 26 अगस्त वाले शो में, आई वॉज क्लियर कि मेरे को मैनेजमेंट नहीं पसंद है, एडीएजी और जेपी ग्रुप टाइप की है, तो मैं नहीं ट्रेड करूंगा। बट आपको ट्रेड करना है तो 48.9 का ब्रेकआउट है और बीच में एक 1.1 बिलियन शेयर का ट्रेड भी हुआ था मंडे को। ऊपर में 66.66 जा सकता है, कल का हाई बना है 65.45, तो पहला टारगेट ऑलमोस्ट अचीव है। अगर आपने ट्रेड किया है बहुत बहुत बधाई, प्रॉफिट बुक कीजिए, अलग होइए। अगली तेजी तभी बनेगी जब ये 66.66 निकालेगा, उसके पहले अगली तेजी नहीं बनेगी। तो अभी एक बार के लिए 48.9 पे अगर आपने लिया है, अच्छी खासी प्रॉफिट मिल रही है 25, 30, 40% की, बुक करके खाली कीजिए। 5, 7, 8 साल की एफडी का रिटर्न आप 5-7 दिन में निकाल रहे हैं, बुक कीजिए। 67 निकला तो दोबारा इंटरेस्ट में आ ही जाएगा, सवाल कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। सीजी पावर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर सुबह बाई दिया था, सीजी पावर दिया था, एक मिनट सीजी पावर में चेक करा ले रहा हूँ। सीजी पावर हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। 31 दिन का फ्लैग था, 36% की रैली थी, उसके बाद पोल था और फिर फ्लैग बना था, फ्लैग का ब्रेकआउट आया है 695 के आसपास, टारगेट बनता है 800 रुपए। क्लाइंट्स हमारे लॉन्ग हो सकते हैं, इसमें हमने बाई कॉल मतलब दिया हुआ है। टारगेट एक बार टारगेट हो चुका है, दोबारा जैसी कंसोलिडेशन बनेगी बाई देंगे। 800 रुपए जाते हुए दिख रहा है और आज एक न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल में 800 रुपए का टारगेट मैंने दिया है। जब आप आते हैं ना अंशुल, तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस की भरमार आ जाती है, वो आपसे सवाल ज़रूर पूछना चाहते हैं। कुछ सवाल मैं लेना चाहूँगी। एक है प्रिया जी, वो आपसे पूछती हैं कि अडानी पावर उनकी खरीद है 610 और एटीजीएल उनकी खरीद है 650 में बाई किया है। प्लीज़ सर टारगेट बोल दीजिएगा, और रिलायंस के एंट्री लेवल्स क्या हो सकते हैं? देखिए, सवाल के साथ ना अपना टाइम फ्रेम जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि मैं 5-10 दिन वाला ट्रेडर हूं, तो मैं फिर उसी चश्मे से दुनिया को देखता हूं। आप चूंकि अदानी ग्रुप पर ये लिए हैं, रिलायंस की बात कर रही हैं, तो आई एम श्योर आप ट्रेडर नहीं है, इन्वेस्टर हैं, तो मैं इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से जवाब दे रहा हूं। बट अगर सवाल के साथ टाइम फ्रेम लिख देंगे तो मेरे लिए ज्यादा आसानी होगी। रिलायंस 1328 रुपए के आसपास मैं बाइंग करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि भारतीय एयरटेल का मार्केट कैप 10,80,000 करोड़ है। तो जियो का जो आईपीओ आएगा मेरे ख्याल से 12 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे आएगा। उस हिसाब से रिलायंस का प्राइस जो है 2000 से 2200 के बीच में होना चाहिए। 1328 बहुत बेहतरीन प्राइस हो जाएगा, मिल जाता है तो मैं बाई करके अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में 2000 से 2400 के लिए छोड़ दूंगा। तो मेरी तरफ से अभी भी कोई बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं है, क्योंकि 1328 पे मैं खुद लेना चाहता हूं और सेबी का नियम है कि बाई सेल देने के बाद आप 30 दिन तक उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। मैं अपने लिए 1328 का लेवल देख रहा हूं, वहां पे मैं बाइंग करना स्टार्ट करूंगा।
एटीजीएल एक बार 597 से 640 आ चुका है, दोबारा इसी लेवल पे है। अभी इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम दिख नहीं रहा है, जैसे ही दिखेगा एटीजीएल में वापस बाइंग करूंगा। आप अगर इसको 1.5 से 2 साल का समय दे रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका पैसा डबल से ज्यादा आराम से हो जाएगा। 860 रुपए का कम से कम टारगेट रहेगा अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। ट्रेडर हैं तो पहले 640 आएगा, 640 निकलेगा तो 708 जाएगा। तीसरा अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट कुछ भी नहीं दूंगा। दोनों बार 911 रुपए का सपोर्ट इसने डिफेंड किया है। पहली बार भी मैंने 960 से 976 प्ले किया है, दूसरी 911 से 973 प्ले किया है 76। दोबारा अभी बाइंग एविडेंस क्लियर नहीं है, अगर क्लियर होता है तो वापस से मैं पुट राइटिंग करूंगा। तो चूंकि मैं लगभग ट्रेड इसमें करता रहता हूं तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं है। बट ओवरऑल अगर आप इसको 1-2 साल रखते हैं तो आराम से यहाँ से डबल तो हो ही जाएगा। इसीलिए मैं अपने पोर्टफोलियो में रखा हूं कि छोटे छोटे ब्रेकआउट, पुट राइटिंग ये सब करके अपनी गेन को मैक्सिमाइज कर सकूं। चलिए इस बीच में निफ्टी को देख लेते हैं। डे हाई पे निफ्टी इस समय आ चुका है, 24,648 का हाई लगाया है, 24,643 के आसपास कामकाज कर रहा है। एक अचानक से एक मोमेंटम जो है वो मार्केट्स में देखने को मिल रहा है और बैंक निफ्टी भी डे हाई को छूने की कोशिश एक बार फिर कर रहा है। दोनों ही इंडाइसेस पे इस समय एक अच्छा रुझान, मोमेंटम वापस लौटा है। मिड कैप इंडेक्स भी हरे निशान में आ चुका है, लेकिन देखना यह होगा कि बाजार टिकता है या नहीं। कुछ ना कुछ खबरें जो है वो काउंसिल से निकलती रहेंगी और उसका इम्पैक्ट हमको बाजारों पे देखने को मिलेगा। और जितनी अच्छी खबरें होगी उतना अच्छा इम्पैक्ट, जिसका इंतजार हम बहुत समय से कर रहे हैं। कंजम्पशन को बूस्ट, यानी कि एफएमसीजी से जुड़ी कंपनियां, कंज्यूमर ड्यूरेबल से जुड़ी हुई कंपनियां, वाइट गुड्स से जुड़ी हुई कंपनियां, इनमें एक अच्छा रुझान हमको देखने को मिल पाएगा बेस्ड ऑन कि क्या स्लैब्स जो है इन सभी प्रोडक्ट्स के लिए आते हैं। पर आज वित्त मंत्री का जो बयान आया था उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि वो आम आदमी के लिए इस जीएसटी काउंसिल में जो भी अनाउंसमेंट्स होगी वो आम आदमी के लिए होगी। तो आम आदमी के लिए अगर है तो कंज्यूमर ड्यूरेबल और एफएमसीजी एक सेक्टर्स है जहां पे एक अच्छा मोमेंटम हमको और बूस्ट, कंजम्पशन बूस्ट जो है वो मिल सकता है। एक और स्टॉक की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है, वो है सम्मान कैपिटल। सम्मान कैपिटल में कल भी एक अच्छा मजबूती थी, आज भी अच्छी मजबूती में कामकाज कर रहा है। तो आपकी राय क्या है, क्या करना चाहिए सम्मान कैपिटल में? मैडम पिछले 15 मिनट में डेटामेटिक्स, यथार्थ, रेट गेन और महाराष्ट्र स्कूटर में भी प्रॉफिट बुक हुआ है। आपके शो पे डिस्कस हुए थे पहले, किसी ने लिया हो तो बुक करते जाइए, हम बुक कराते जा रहे हैं। सम्मान कैपिटल स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, सुबह 140 रुपए में हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया है। पिछले 8 दिन में अगर इसको 1 डे की जगह 1 मंथ कर देंगे चार्ट को तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम क्लियरली विजिबल है। एक कैंडल में 918% वॉल्यूम राइज था, एक में 830 था। परसों भी 4-5 दिन फ्राइडे को 400% राइज था। कल भी 453% वॉल्यूम राइज था, 82 मिलियन के राउंड वॉल्यूम। कल बड़ी ब्रेकआउट टाइप ऑफ कैंडल बनी है। 140-142 अगर क्रॉस कर लेता है तो फिर 156-160 रुपए तक आराम से जा सकता है। और ओवरऑल मेरे को ये स्टॉक 169 जाते हुए दिख रहा है। बीच में छोटे छोटे ब्रेकआउट्स में प्ले करता रहूंगा। आज सुबह ही 9:33 पे बाई दिया है 140 रुपए में। मान इंडस्ट्रीज के स्टॉक को देखिएगा, आज ये स्टॉक में काफी अच्छी तेजी है और इसको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है 1700 करोड़ रुपए का। उसके चलते पे ये स्टॉक करीबन 10% ऊपर इसने छलांग लगाई थी। इस स्टॉक में आपकी रणनीति क्या होगी अंशुल? देखिए, मान इंडस्ट्री हमने 340 रुपए से बाई देना स्टार्ट किया था। 475 के आसपास का टारगेट था, 475 का टारगेट था। 468 का हाई बना के रिजेक्शन कैंडल बनी थी 30 जुलाई के आसपास, 30 जुलाई को। वहां पे हमने प्रॉफिट बुक करके हम अलग हो चुके हैं स्टॉक से। अब जब तक ये पूरी कंसोलिडेशन कंप्लीट नहीं कर लेता है, कम से कम 426 के ऊपर नहीं टिकता है, इंटरेस्ट नहीं आएगा। ब्रेकआउट 475 के ऊपर है, उसके बाद मैं बाई देना स्टार्ट करूंगा। आज 562% अभी तक वॉल्यूम राइज है, 3.1 मिलियन। इट इज प्रीकर्सर टू ब्रेकआउट, बट मैं ब्रेकआउट के बाद ही इंटरेस्टेड रहूंगा। प्राइमरी अगर प्रीएम्प्टिव प्ले भी करना है तो 426 के बाद ही करूंगा। टाटा स्टील भी डे हाई पे आ चुका है, 5% का इजाफा इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो अंशुल की पसंद जो मेटल स्पेस में है वो टाटा स्टील ही है। टारगेट क्या बताया था अंशुल? देखिए, टारगेट में टाटा स्टील में लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि टारगेट लेने में क्या होता है, आप निकल जाते हैं। अब 230 दिन का पैटर्न बना है, मान लीजिए कि यहाँ पे नहीं भी ब्रेकआउट दिया, क्योंकि ब्रेकआउट पॉइंट के पास आ चुका है। सुबह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आएगा, आ गया 160 से 166।
यहाँ पे नहीं ब्रेकआउट दिया, कपन हैंडल की जगह वीसीपी बनाने का मूड में रहा, तो हो सकता है 100 दिन और लगा दे वीसीपी बनाने में। लेकिन इस स्टॉक का टारगेट 128 रुपए से मैं बोलते आ रहा हूं कि 250 से 250 रुपए ये जा रहा है। इन्वेस्टर के लिए एकदम सोने की खान है, तो अभी भी इन्वेस्टर के लिए मौका है। आप यहाँ पे भी लेके थोड़ा सा समय अगर देते हैं तो आपको 225 240 कम से कम मिलेगा। तो टारगेट वारगेट मत लगाइए, जैसे रिलायंस में स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहे, 1520 पे सेलिंग दिखी तो एग्जिट कर गए। तो स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, जहां पे इंस्टीट्यूशन की सेलिंग दिखेगी हम पहले बाहर हो लेंगे। चलिए एक और स्टॉक की बात करते हैं, वो है येस बैंक। बहुत दिनों के बाद 20 के आंकड़े के ऊपर एक बार फिर येस बैंक कामकाज करते हुए, और इसमें खबर जो है वो ये है कि सीसीआई ने अप्रूव कर दिया है एसएमबीसी स्टेक एक्विजिशन, और उसके चलते हुए कुछ रुझान जो है इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर डे हाई पे कामकाज करते हुए येस बैंक का स्टॉक। अंशुल, येस बैंक, येस और नो? देखिए येस बैंक भी उन्हें काउंटर में से, मतलब मैं थोड़ा सा येस बैंक को अलग रखता हूँ, बट पहले ये आइडिया वाली कैटेगरी में था कि एक अच्छी न्यूज और ऊपर, एक खराब न्यूज और नीचे। इसने लास्ट टाइम भी ऐसे किया था। मंडे 2 जून को इसने 170 दिन का कपन हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट दिया था, अगले ही दिन वर्टिकली रिवर्सल कर लिया था और 1.4 बिलियन के वॉल्यूम से किया था। मेरा बहुत इंटरेस्ट तो नहीं है, बट जिस हिसाब से मोमेंटम बना है 23 से 2390 के बीच में जाए तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। बट ये वो रिस्क है, मैं नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि पैसा फंस जाए, मतलब बनने को 2 रुपए बने और फंसने को पूरी कैपिटल फंस जाए, ऐसा सौदा मैं नहीं करता। तो मेरे लिए अवॉइड है, बट जिस हिसाब का स्ट्रक्चर बना है 23 से 2390 तक जा सकता है। 2 सवाल ले लेती हूँ। एक मोहित व्यास का है, वो पूछते हैं आरसीएफ, उनके पास 100 शेयर है, 143 में खरीदे हैं। और कबीर का सवाल है, उनके पास गॉडफ्रे फिलिप्स है जो लॉस में है, आपसे पूछ रहे हैं होल्ड करूं या बेच के निकल जाऊं? देखिए गॉडफ्रे फिलिप तो मेरे को याद है कि लास्ट अपीयरेंस पे मैंने बोला भी था कि 11,444 पार होते हुए नहीं दिख रहा है। अगर होगा तो ब्रेकआउट प्ले करेंगे, अगर नहीं होगा तो रुक जाएंगे। अभी वीकली चार्ट पे चौथा हफ्ता है जहां इनसाइड बार है, 9,514 टूटने के बाद बहुत तेज सेलिंग आएगी। अगर आप रख रहे हैं तो 9,514 का स्टॉप लॉस है। डेली मूविंग एवरेज पे आ गया तो यहाँ पे एग्जिट की सलाह नहीं रहेगी, बट फ्रेश बाइंग 11,444 यानी राउंड फिगर कर लीजिए 11,500 के बाद ही बनेगी। है तो होल्ड करना मजबूरी हो गया है, इस मजबूरी का स्टॉप लॉस 9,500 है। जी, आरसीएफ? आरसीएफ में मैडम 161.50 का मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ था। आज फिर सुबह मैंने आरसीएफ 160.50 में बाई दिया है। क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं, हालांकि टिका नहीं 161.50 के ऊपर, बट जिस आपका वॉल्यूम कल था और आज थोड़ा सा है, मेरे को उम्मीद है कि 161.50 निकाल के 176 तक ये चला जाएगा। तो जीएसएफसी और आरसीएफ दोनों में क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। जी अंशुल, आपने तो शुरुआत प्रोग्राम की आपने स्टॉक्स के नाम तो बता देंगे, ये नहीं बताया कि निफ्टी कहाँ देखते हैं आप? निफ्टी को लगता है कि सहारा मिल रहा है कहीं ना कहीं से? देखिए निफ्टी मतलब पितामह चल ही रहे हैं रिलायंस, तो उसके